नमस्कार दोस्तों, सीईसी के लाइव एडुसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल के सेशन में हमने जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से बहुत सारी राष्ट्रीय संस्थान ऐसे हैं भारत में जो पूरे रूप से यानी कि सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं विज्ञान संचार में। दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से विज्ञान संचार जो है वो उच्च स्तरीय शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और इसे और बढ़ावा देना चाहिए। किस तरह से ये सम्मिलित है उच्च शिक्षा में और क्या क्या और किया जा रहा है, किया जा सकता है। साथ ही साथ एक विज्ञान संवाददाता या विज्ञान संचारक का कार्य क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसको अपना योगदान देना चाहिए या किस तरीके से वो अपना योगदान देता है। इस तमाम विषय पर यानी कि इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निमिष कपूर जी, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार में, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इनका मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी और यही चाहूँगी कि जिस तरह से ये हमारे विभिन्न लेक्चर्स के माध्यम से हमें रूबरू कराते हैं ऐसे टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसे टर्म्स के साथ, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ के साथ या ऐसे विज्ञान के विभिन्न रूपों के साथ जिनसे शायद हम अवगत हैं और हम नहीं जानते हैं उनके बारे में और हम अवगत हो पाते हैं इनके ही माध्यम से। तो आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि इनको हम ढंग से सुने और जानने की कोशिश करें। तो निमिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीईसी के इस लाइव एडुसेट लेक्चर में। धन्यवाद गीतिका जी। और आज हम जो बात करेंगे वो साइंस कम्युनिकेशन, जो भारतीय और कई विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन का एक डिसिप्लिन, एक उभरता हुआ डिसिप्लिन के तौर पे इसको मान्यता मिल चुकी है। और किस तरह से इन पाठ्यक्रमों से निकलने वाले जो ट्रेंड साइंस कम्युनिकेटर्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन के लिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा वाकिफ़ कराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे साइंटिफिक टेम्पर जो टर्म है उससे, क्योंकि जो ये साइंटिफिक टेम्पर जो चीज़ है, जो हिंदुस्तान को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली, उन्होंने सबसे पहले 1946 में ये टर्म जो है वो अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका प्रयोग किया और उसके बाद ये टर्म लोकप्रिय हो गया और बहुत सारे प्रयास किए जाने लगे। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में जो MSc पाठ्यक्रम संचालित हैं, उनका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है कि समाज में उन विज्ञान संचारकों के जरिए साइंटिफिक टेम्पर लाने का प्रयास किया जाए। बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे काम ये विज्ञान संचारक या विज्ञान पत्रकार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये साइंटिफिक टेम्पर को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये उस एटीट्यूड की बात करता है, उस लॉजिक या एक एनालिटिकल अप्रोच की बात करता है जिससे कि हमारे लोगों में एक वैज्ञानिक विचारधारा को हम प्रबल बना सकते हैं। साइंटिफिक टेम्पर जो है वो बात करता है विचार विमर्श की, तर्क की और उसके बाद चीज़ों को मानने की। तो साइंटिफिक टेम्पर जो है वो हमारे संविधान के धारा 51AH से जुड़ा हुआ है। संविधान में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे जो मूलभूत दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उसमें ये बहुत स्पष्ट संविधान में लिखा हुआ है और हमारे लोगों को भारत का संविधान आमंत्रित करता है टू डेवलप दिस साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी हमारे लोग साइंटिफिक टेम्पर अपनाएं और सवाल जवाब पूछने, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी जिज्ञासाओं को बढ़ाएं, सवाल जवाब पूछें, उसके बाद जो है चीज़ों को मानें। तो साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है और ये स्पष्ट तौर पे संविधान में भी लिखा हुआ है। और ये बहुत हद तक जो एक गैप है हमारे विज्ञान की प्रयोगशालाओं में और समाज में, उसको भी कहीं ना कहीं ये अपरोक्ष या परोक्ष रूप से पूरा कर रहा है। और इसमें जो आर्टिकल है जो पंडित नेहरू के विजन के साथ हमारे देश में हमारे संविधान को मिला और इसको हम अपना भी रहे हैं, देयर मस्ट बी गुड लिंकेज अमंग द यूनिवर्सिटीज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एंड मीडिया। जहाँ तक साइंटिफिक वैज्ञानिक जानकारी के डिसेमिनेशन की बात है, वैज्ञानिक सूचनाओं के रिसाव की बात है, यानी हमारे विश्वविद्यालयों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं से विज्ञान की सूचना किस तरह से मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचे, उसमें जो दूरी दिखाई देती है। विज्ञान की सूचनाएं सेमिनारों में पहुंच जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में पहुंच जाती हैं, लेकिन मीडिया तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। ख़ास तौर पे हम अगर हिंदुस्तान की, भारत की बात करें
तो इस गैप को पूरा करने के लिए भी ये मुझे लगता है कि जिन कोर्सेज़ की हम आज बात करेंगे जो विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे हैं, ये एक अहम जो है ये हो सकते हैं। साइंस कम्युनिकेशन जनरली रिफर्स टू पब्लिक मीडिया। जो विज्ञान संचार है, साइंस कम्युनिकेशन है, ये एक जन मीडिया को प्रेजेंट करता है जिसमें विज्ञान पर आधारित जो विषय हैं वो हमारे जो वैज्ञानिक समुदाय के बाहर के लोग हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे शहरी और ग्रामीण जनता है, युवा हैं, कामगार हैं, और हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उन तक हम विज्ञान की बात कैसे पहुंचाएं, उनकी भाषा में, उनके शब्दों में किस तरह से उनमें इतना वैज्ञानिक जानकारी दे पाएं कि वो वैज्ञानिक सोच का दायरा उनमें बढ़े और अपने निर्णयों को, डिसीजन को वो वैज्ञानिक सोच के आधार पर ले पाएं। इन उद्देश्यों के साथ देश में बहुत से विज्ञान संचार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनकी चर्चा हमने कल भी की थी और आज खास तौर पे हम बात कर रहे हैं जो विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले साइंटिफिक टेम्पर और साइंस कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। साइंस कम्युनिकेशन क्यों, साइंस कम्युनिकेशन किसके लिए, साइंस कम्युनिकेशन कैसे, कहाँ और कब, किस तरह से हमारा वैज्ञानिक अपनी बात को अपने शब्दों में पिरोए कि वो आम आदमी के समझ में आ सके, उसके हित के लिए उसको काम आ सके और आम आदमी उस विज्ञान को अपना सके, अपने निर्णयों में, अपने सोचने में वो विज्ञान को ला सके। तो विज्ञान जो संचार की बात है, हमारे देश के बहुत सारे संस्थान इसमें काम कर रहे हैं और विज्ञान संचार को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे पब्लिक आउटरीच के नाम से जो साइंस पब्लिक आउटरीच है, या साइंस डिसेमिनेशन, साइंस पॉपुलराइजेशन, लोक विज्ञान का लोकप्रियकरण, या पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, विज्ञान की जन समझ। तो हमारे जो लक्ष्य समूह हैं वहाँ अलग अलग कम्युनिकेशन मॉडल के जरिए हम विज्ञान की बात समझा रहे हैं और मकसद सबका एक है। शब्दावली बेशक अलग अलग हो सकती है लेकिन मकसद सबका एक है कि किस तरह से विज्ञान की बात हम अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाएं, जो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो बात सही तरीके से नहीं पहुंचती है तो बहुत सारे जो है ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिनका नकारात्मक असर हमारे समाज पर पड़ता है। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड द पब्लिक, और मोर स्पेसिफिकली दैट बिटवीन साइंस एंड द मीडिया, जनता और मीडिया के बीच और जनता और समाज के बीच जो दूरी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दूरी जो है वो कहीं पे डिस्टेंस, गैप, बैरियर, कुछ ना कुछ रुकावटें, फेंस, ऑयल एंड वाटर के बीच जो एक मेल नहीं हो पाता, वो इस तरह की चीज़ें, कुछ टेंशन सामने आ जाते हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे विज्ञान के से जुड़े शोधार्थी, वैज्ञानिक अपनी बात को, अपने विज्ञान की बात को कैसे परोसते हैं जनता में, और गलतियां भी होती हैं। जैसे कि आप इस कार्टून में देखेंगे, IPCC ने ये गलती की जिन्होंने कह दिया कि हिमालयन ग्लेशियर जो हैं वो 2035 तक पिघल जाएगा। उसके बाद उन्होंने उसमें करेक्शन किया, लेकिन मीडिया को मौका मिल गया और उस पर कार्टून जो है अखबारों में आ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया का कार्टून हमने यहाँ पे शेयर किया है। तो इस तरह के बहुत सारे मौके हम देते हैं मीडिया को। वो तब देते हैं जब हम साइंस को सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। साइंस एक बहते हुआ पानी की धारा है, साइंस रुका हुआ विषय नहीं है। साइंस किसी तालाब में रुका हुआ किसी पोखर का पानी नहीं है, एक समुद्र की धारा है जो अनवरत चलती रहती है। नए शोध होते रहते हैं, पुराने शोधों को झुठला दिया जाता है। जैसे कि IPCC की रिपोर्ट में आपने देखा कि 1935 में हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की बात की गई और उसको फिर खारिज कर दिया गया। इस तरह के तमाम वैज्ञानिक प्रयोग दिन रात चलते रहते हैं और नए परिणामों को हम अपनाते रहते हैं। तो विज्ञान में जो ये प्रयोग हैं और जो सूचनाओं का संप्रेषण है, उस हमारे विज्ञान और समाज के बीच जो खाई है उसको पाटने के लिए खास तौर पर हम मीडिया ले लें, हम अपनी प्रयोगशालाओं को ले लें, अपने कॉरपोरेट सेक्टर को ले लें, पब्लिक रिलेशन सेक्टर को ले लें। बहुत सारे विज्ञापन एक इंडस्ट्री है जिसमें इन ट्रेंड साइंस कम्युनिकेटर्स की बहुत मांग है और हायर एजुकेशन में न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी ये मांग अनवरत लगातार बढ़ रही है कि कैसे हम अपने विज्ञान के विद्यार्थियों को कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एज ए साइंस कम्युनिकेटर इंट्रोड्यूस कर पाएँ, उनकी सेवाएं ले पाएँ, क्योंकि वो विज्ञान और संचार दोनों को जानने की उनकी क्षमता होती है। और पॉपुलर साइंस राइटिंग, साइंस कम्युनिकेशन स्किल, पात्रताओं का विकास किया जा रहा है जिसमें साइंस कम्युनिकेट कैसे की जाए अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच, अलग अलग लक्ष्य समूह के बीच।
ये चीज़ें इन कोर्सेज में पढ़ाई जाती हैं और इनकी शिक्षा दी जाती है। वाई साइंस कम्युनिकेशन इन हायर स्टडीज़? देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्टैब्लिश साइंस कम्युनिकेशन यूनिट डिपार्टमेंट्स। आज हमारी प्रयोगशालाओं में आप देखें नियमित संवाद नहीं है मीडिया से। प्रयोगशाला में या हमारे वैज्ञानिक संस्थानों में जब भी कोई वार्षिक आयोजन होता है उसकी रिपोर्ट अक्सर कभी ना कभी आ जाती है, लेकिन हमारे जो रेगुलर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं प्रयोगशालाओं में, दिन रात जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधानों में जुटे हैं, वो कृषि की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बायोटेक्नोलॉजी की बात हो, मेडिसिन मेडिकल साइंसेज की बात हो, क्या ये रिपोर्ट्स हमारे मीडिया में समय रहते आ पाती हैं? नहीं। विदेशी मीडिया से रिपोर्ट जरूर हमारे अखबारों में या मीडिया में, टेलीविजन चैनल्स में कवर होती हैं, लेकिन हिंदुस्तानी प्रयोगशालाओं से हमारे मीडिया में ये रिपोर्ट्स नहीं आ पा रही। इसकी सबसे बड़ा इसमें खामी है वो ये है कि हमारी प्रयोगशालाओं में विज्ञान संचारक या विज्ञान संचार में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की कमी है। ऐसे डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स नहीं हैं जो विज्ञान संचार की जिम्मेदारी लें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन यूनिवर्सिटी से जो हायर एजुकेशन में साइंस कम्युनिकेटर्स डेवलप किए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार की अवसर दिए जाएं और प्रयोगशालाओं में उनकी सेवाएं ली जाएं। ग्रेडियंट मॉडल ट्रेंड साइंस कम्युनिकेटर्स, आप ये देखें कि किस तरह से साइंस इस मॉडल में साइंस और पब्लिक के बीच साइंस कम्युनिकेटर्स को एक ब्रिज के तौर पर दर्शाया गया है कि एक तरफ कम्युनिकेशन स्किल है, एक तरफ साइंटिफिक लिटरेसी है। जब हमारे ये साइंस कम्युनिकेटर्स साइंस और पब्लिक के बीच, वैज्ञानिकों और जनता के बीच आ जाएंगे तो अपनी कम्युनिकेशन क्षमता से अपने लोगों में सोचने समझने की क्षमता पैदा करेंगे और साइंटिफिक लिटरेसी खुद ब खुद डेवलप होगी। तो ये मॉडल ये कहता है, और ट्रेन्ड साइंस कम्युनिकेटर फ्रॉम दीज कोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर effective two-way communication between the scientist and target groups। तो ये जो हमारा संवाद है वैज्ञानिक और आम जनता के बीच, ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। जो अक्सर हम कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं कि वैज्ञानिक ने पर्चा पढ़ा और वो मीडिया में उसकी एक आध लाइन छप गई, या हमारे लोगों ने उसको पढ़ लिया और हम भूल गए। हम अपना संचार ऐसा करें कि वो फीडबैक मैकेनिज्म हो, मीडिया में उसके प्रश्न इनवाइट किए जाएं, वो छपें, वैज्ञानिकों से वो पत्रकार पूछ के उसको पुनः प्रकाशित करे। तो इस तरह का मैकेनिज्म की ज़रूरत है तो कि विज्ञान का संचार दो तरफा हो। मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन साइंस कम्युनिकेशन पिछले 15 सालों से भारतीय विश्वविद्यालयों में इन कोर्सेज ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, एशियन कंट्रीज़ में भी हायर एजुकेशन में एक वेल रिकॉग्नाइज्ड डिसिप्लिन के तौर पे कई वर्षों से मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन साइंस कम्युनिकेशन को मान्यता दी गई है और एक बड़ा वर्ग हमारे युवाओं का यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है। भारत में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय का एक भाग है, भारत सरकार के प्रयासों से इस परिषद ने, इस काउंसिल ने आज से लगभग 15-17 वर्ष पहले भारतीय विश्वविद्यालयों में 2 वर्षीय पूर्णकालिक फुल टाइम पीजी कोर्सेज आरंभ किए और कुछ जगहों पर ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ जगहों पर सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, जिनका उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम ऐसे छात्रों का चयन करें जो विज्ञान संचार के लिए उत्सुक हैं, जो एक अच्छा लेखक बन सकते हैं, विज्ञान लेखक बन सकते हैं, विज्ञान पत्रकार बन सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जनसंचार या जनसंपर्क का कार्य कर सकते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं इत्यादि। तो इस तरह के सेक्टर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ जो कंडक्ट कर रही हैं ये कोर्सेज, उसमें प्रमुख तौर पर 3 विश्वविद्यालय भारत में, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर और अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 2 साल के पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रही हैं, जिनको यूजीसी से मान्यता मिली है और इनका डिज़ाइन इस कोर्स का एनसीएसटीसी ने तैयार किया है विश्वविद्यालय के सौजन्य से। इसके अलावा बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, पिलानी, माफ़ कीजिएगा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है पिलानी की, जो NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के साथ भारत सरकार का ये उपक्रम है, इसके साथ मिलकर 2 साल का MS कोर्स
की डिग्री दे रहा है, जिसमें 1 साल हिंदुस्तान में और 1 साल पढ़ाई विदेश में होती है। अमेरिका में इसका कोलैबोरेशन किया गया है। इसी तरह से इंपीरियल कॉलेज लंदन इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉलेज इन प्रोवाइडिंग साइंस कम्युनिकेशन डिग्री, जो जाना जाता है। तो इस तरह से और भी बहुत से कॉलेजेस हैं जो आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और किस तरह की एक खूबसूरत जो हम कहेंगे मैरिज हुई है साइंस और कम्युनिकेशन की। विज्ञान को संचार के साथ मिलाकर एक नया डिसिप्लिन, यानी 2 डिसिप्लिन को मिलाकर एक नया डिसिप्लिन बनाया गया है, जिसमें सीधे सीधे विज्ञान और समाज की बात की जा रही है। ये कोर्सेज जो हैं बहुत हद तक हमारे जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं और समाज है, उसके बीच की जो दूरी है उस दूरी को पाटने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा जो आम आदमी है वो किस तरह से हमारे विज्ञान के बेनिफिट्स को एंजॉय करे, किस तरह से विज्ञान के जो नायाब प्रयोग हो रहे हैं उसके बारे में जाने समझे, वो ये सवाल ना करे कि ये PSLV का प्रक्षेपण क्यों किया जा रहा है। उसको पता हो कि इस प्रक्षेपण से जो सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं वही सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और भी बहुत से सैटेलाइट जिनसे हम अपने पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, हमको पता लगता है कि हाँ हमारे हिंदुस्तान में, देश में और दुनिया में कितना हरियाली बची है, कितनी नहीं, कितना पानी बचा है, कितना नहीं, कौन से क्षेत्र बंजर हैं, किन क्षेत्रों को हम बेहतर खेती के लिए बना सकते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट डेटा हमको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आम आदमी को, अपने समाज को कब और कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, उन सवालों के जवाब इन पाठ्यक्रमों में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन ये सामने निकल कर आया है। साइंस कम्युनिकेशन ए मीनिंगफुल, एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग करियर। इन कोर्सेज में क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, उससे पहले हम आपको ये भी बता दें, आपकी ये जिज्ञासा होगी कि ये किस तरह का करियर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि साइंस कम्युनिकेशन इज एन इमर्जिंग फील्ड विच ऑफर्स वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज टू यूथ इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज साइंस जर्नलिस्ट, एडिटर, राइटर और साइंस फिल्म मेकर। कॉरपोरेट जगत में भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हमारे जो टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र हैं, हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर है, उसमें भी इन विज्ञान संचारकों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है, उसको कम्युनिकेट करने की बात होती है। सोशल सेक्टर, NGOs, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी हमारे इन वैज्ञानिकों या विज्ञान संचारकों की आवश्यकता है, जो ये MSc का पाठ्यक्रम 2 साल का ये पढ़ के आ रहे हैं। इंक्रीजिंग द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस क्रिएट intelligent, informed and skilled group of people which act as extremely valuable resources of the country। अगर हम अपने लोगों को इन विज्ञान की बातों को संचारित कर कर उनमें इतना पात्रता विकसित कर पाएं कि वो सोचें। एक उदाहरण के लिए आपको छोटी सी मैं बात यहाँ बताना चाहूँगा कि जो आगे भी मैंने यहाँ कवर की है, कि जो सोच की हमने बात की कि हमारे लोगों में ये भ्रांति है कि जब बच्ची का जन्म होता है उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। लेकिन हम ये कब बता पाएंगे अपने लोगों को कि उस बच्ची के जन्म के लिए जिम्मेदार पिता होता है, पुरुष होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो सोचने पर विवश करें, लोग सोचें अपना निर्णय लेने से पहले। जो गलत निर्णय वो ले रहे हैं वो तभी ले पाएंगे जब उनके शब्दों में, उनकी भाषा में हम विज्ञान को उन तक पहुंचा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इन कोर्सेज में समझाई और पढ़ाई जा रही हैं। Why science communication? Science communication can be important not just to communicate scientific information but maintain a demand for ongoing science and create an audience feedback mechanism to check communication process that information is relevant, interesting and useful to target group or not। हम विज्ञान की जानकारी अपने जो हमारा पाठक, दर्शक या श्रोता वर्ग है या जो भी लक्ष्य समूह को हम दे रहे हैं, हमें ये तय करना है, हमारे वैज्ञानिकों को जो ये कार्यक्रम इस समय हमारी चर्चा सुन रहे हैं, वो ये सवाल करें अपने आप से कि हम जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, जो रिसर्च पेपर पब्लिश होता है इंटरनेशनल जर्नल में या नेशनल जर्नल में, क्या वो भाषा, वो शब्दावली, वो टेक्स्ट एक आम आदमी के समझ में आने लायक है क्या? और दूसरा, यहीं पे हमें यह भी सोचना होगा कि एक आम आदमी का समझने का अधिकार हम नहीं छीन सकते। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो आपकी चीज़ों को समझे। गालिब ने एक शेर कहा है कि अपना कहा आप समझे तो क्या समझे, मज़ा कहने का है जब एक कहे दूसरा समझे। तो आप अपनी बात को एक वैज्ञानिक होकर अपने लक्ष्य समूह को कितना समझा पा रहे हैं, आप अपने बात को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं,
क्या आपका वो हार्डकोर रिसर्च फाइंडिंग आम भाषा में है, जो आम आदमी के समझ में आने लायक है? क्या आपने सोचा कि हम जो संचारित कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? जो 5W और 1H का फॉर्मूला ये संचार में दिया जाता है कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय अक्सर केवल हाउ और वाई की बात करता है, लेकिन टू होम, वेयर, व्हेन, हाउ, कि हम अपने संचार में कैसे अपनी बात को कह रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं। तो केवल हम अपने प्रयोगों में क्यों और कैसे की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम प्रयोगों को जब आम आदमी तक पहुंचाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे W और बहुत सारे H अपने साथ लेके चलने पड़ेंगे और उनको अपने संचार में शामिल करना पड़ेगा। तब जाकर हम एक बेहतर कम्युनिकेटर हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इन पाठ्यक्रमों में, इन प्रशिक्षणों में एक विज्ञान के विद्यार्थी को पढ़ाई और समझाई जाती हैं। साइंस कम्युनिकेशन टू एड्रेस सोसाइटल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि हमारे और मैं ये भी चाहूँगा कि इसको जितनी बार भी हम दोहरा लें वो कम है। जिस बड़ी तादाद में हमारी बच्चियों को मारा जा रहा है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लड़की पैदा होना पता नहीं कितना बड़ा गुनाह मान लिया गया है, ये धारणाएं कब बदलेंगे हम? ये किसका अधिकार है? शायद हम पढ़े लिखे वैज्ञानिकों का, जो विज्ञान, जो मेडिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, जो इस रिसर्च को हम अपने आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? हम क्यों नहीं उसके डिसीजन मेकिंग में चेंज कर पा रहे? क्यों नहीं उसकी सोचने की क्षमताओं को हम बदल पा रहे? शायद हम उतना ना कर पाए, लेकिन कम से कम हम अपनी विज्ञान की बात तो संचारित कर पाए उस समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस प्रयोगशाला में हम प्रयोग कर रहे हैं, और वो प्रयोगशाला भी किसी ना किसी समाज का हिस्सा है, या हम जिस इलाके में रहते हैं, हमारी भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक बहुत बड़ा गैप जो समाज में है, और मैं समझता हूँ कि न केवल ये इशू बल्कि बहुत सारे जो नाभिकीय ऊर्जा के इश्यूज़ हैं, मेडिकल, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। हम अपने वाहनों की नियमित जांच नहीं कराते, क्यों नहीं कराते? हम लापरवाह होते हैं कि हाँ, पोल्यूशन हमारे सिर्फ हमारे वाहन से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन शायद बूंद बूंद से सागर भरता है। ये बात हम कब अपने लोगों को बता पाएंगे? हम शायद तभी बता पाएंगे जब हम ऐसे मुद्दों पर बात करें, जब हम इस तरह के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे जो विज्ञान संचारक निकल रहे हैं उनसे संपर्क करें, उनके लिए इस तरह के अवसर अपने लैब्स में, प्रयोगशालाओं में दें, उनसे इंटरेक्शन करें, और इन कोर्सेज में हम इस तरह के बच्चे लाएं जो विज्ञान संचार करने के लिए प्रेरित हैं, उत्सुक हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं। हम किसी को फोर्सफुली भी साइंस कम्युनिकेटर नहीं बना सकते। हम किसी से नहीं कह सकते कि तुम ये करो, क्योंकि एक साइंटिस्ट अपनी साइंस में मशगूल रहता है, वो बहुत खुश रहता है अपनी लैब में, उसका मन नहीं करता कि वो प्रयोगशाला के बाहर निकले। लेकिन आपको बताते हैं, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं। हम अपने करंट साइंटिस्ट को देखें, प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर यशपाल, जो आज लंबे समय से जिन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी पब्लिक कम्युनिकेशन, आम आदमी से बात करते करते, आम आदमी से मुखातिब होते हैं, बच्चों से बच्चों की भाषा में बात करते हैं, बड़े वैज्ञानिकों से उनकी भाषा में बात करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल हमें सीखनी है। ये पाठ्यक्रम कुछ इसी सोच के हिसाब से बनाए गए हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं चाहूँगा इस आप स्लाइड दिखाएं कि हम मोबाइल की बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारे लिए सेफ है या नहीं है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए हेल्दी डाइट, हम एक स्वस्थ खान पान की शैली में हमारा खाना कैसा होना चाहिए, जो हम बहुत हद तक हमारी सेहत और हमारा जो जीवन का राज छुपा रहता है वो हमारी डाइट में छुपा रहता है। हमारे खाने के आधार पर हम हमारे सोचने समझने की क्षमताएं और हमारी जीवन विकसित होता है। शुड आई इम्यूनाइज माई चाइल्ड, क्या मैं अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाऊं, कब लगवाऊं, कहाँ लगवाऊं, कौन सी वैक्सीन? व्हाट इज हम पल्स पोलियो की, हम पोलियो अभियान की बात करते हैं, पोलियो मुक्त भारत। तो बहुत सारी चीज़ें जो समय रहते हमें कम्युनिकेट करनी है आम आदमी में। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। हर आदमी का एक कर्तव्य, ये अधिकार है कि उसको समझे, अपनी भाषा में समझे, और वो तभी समझ पाएगा जब हमारे वैज्ञानिक उस विज्ञान को उसकी भाषा में उसे बताएंगे, आम आदमी को बताएंगे। व्हाट इज लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इससे भी जुड़ी एक बहुत बड़ी दुर्घटना जिसके लिए वैज्ञानिक और मीडिया दोनों जिम्मेदार है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। हाउ न्यूक्लियर एनर्जी इज सेफ और अनसेफ, ये सारी बातें ये तभी हम अपने समाज को बता पाएंगे जब हम संचार करेंगे, जब हम समाज में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। बहुत सारे ज्वलंत ये प्रश्न हैं जो हम अपने समाज को, चीज़ों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और ये आप देखें, खास तौर पे इसको मैंने लाल रंग से इस टेक्स्ट को लिखा है।
वी मस्ट रिकॉल द 16-year-old गर्ल कमिटेड सुसाइड। एक 16 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली जब उसने अखबार में ये खबर पढ़ी कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो गॉड पार्टिकल की खोज कर रहा है, जो हिग्स बोसॉन की खोज कर रहा है, उससे ब्लैक होल बनेगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। उसने उस खबर से डरकर आत्महत्या कर ली। तो ये खबर गलत थी, 100% गलत थी, और जिन सोर्सेज से ये खबर निकली वो सोर्सेज ने गलत काम किया, उसके बाद मीडिया ने उसको प्रकाशित करके भी गलत काम किया। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जब हम अपने मिस कम्युनिकेशन, हमारा जो है मिस इंफॉर्मेशन जो है वो मिस इंटरप्रेट हो जाता है, हम गलत संचार करते हैं और लोग उसको, उसी गलत समाचार को सही मानकर गलत निर्णय ले लेते हैं। एक कीमती जान चली गई इसी मिस इंफॉर्मेशन से, मिस कम्युनिकेशन से। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वैज्ञानिकों की, विज्ञान संचारकों की और मीडिया की, कि समय रहते विज्ञान को सही तरीके से, विज्ञान का सकारात्मक पक्ष बताए, और अगर विज्ञान का नकारात्मक पक्ष बताता है तो भी उसके डूज एंड डोंट्स, उसको प्रॉपर शब्दों के साथ, कि गलत संदेश समाज में ना जाए, इस तरह से हमें विज्ञान संचार करना है। और ये सारी बातें इन पाठ्यक्रमों में जो है इन बच्चों को बताई जा रही हैं, जो ये 2 साल के पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटीज में चलाए जा रहे हैं। स्किल ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, हम पात्रता की बात करते हैं, हम वैज्ञानिक सोच में कैसे स्किल अपनी बढ़ाएं। साइंस कम्युनिकेटर कैन यूज ऑल द सेम मेथड ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड परसुएशन, क्योंकि विज्ञान को आम आदमी बड़ा जटिल मानता है, बड़ा कठिन विषय मानता है। तो क्यों नहीं आप विज्ञान संचार करते वक्त उसको भी कुछ मनोरंजन के तड़के लगाते हुए उसमें ह्यूमर डालें, उसमें कहानी सुनाएं, उसमें आप कुछ किस्से जोड़ें। बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे, आप अगर छोटी सी बात कर रहे हैं ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर की, जिसमें आप छोटे छोटे परख नलियों में एक छोटे से पौधे के जीवित भाग को डालते हैं और उससे हजारों की तादाद में पौधे निकल आते हैं, तो उस टिश्यू कल्चर का अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं परख नली में उगते जंगल उसको कहते हैं, ताकि ये आकर्षित करेगा आम आदमी को सोचने, समझने और पढ़ने के लिए, देखने के लिए। तो किस तरह से आपको अपने लोगों में समझ को बढ़ाना है, तो उसके लिए पहले आप में अपने एक स्किल का डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि हम साइंस को कैसे कम्युनिकेट करें कि एक बड़ा पाठक या दर्शक वर्ग उसकी ओर आकर्षित हो, उसको साइंस सुनने में, पढ़ने में, देखने में मज़ा आए। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ साइंस कम्युनिकेटर्स जो बहुत बड़ा दायरा है, और आज पिछले 15 सालों से जो यूनिवर्सिटी से बच्चे निकल रहे हैं एमएससी के पाठ्यक्रमों से, एमएससी साइंस कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग सेक्टर्स में, कॉरपोरेट से लेके मीडिया तक, वैज्ञानिक संस्थाओं से लेके हमारे जनसंपर्क अभियानों तक अपनी छाप छोड़ रहे हैं। विज्ञान पत्रकार के तौर पे, साइंस एडिटर के तौर पे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पे, वैज्ञानिकों के तौर पे, जो हमारे वैज्ञानिक संस्थानों में, प्रयोगशालाओं में, R&D सेंटर्स में, विज्ञान फिल्म मेकर के तौर पे और कॉरपोरेट कम्युनिकेटर के तौर पे। तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो एक बहुत बड़ा आकर्षण देती है और एक काम करने की एक ऐसे मौके देती है जिसमें बहुत बहुत गुंजाइशें हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरह से, कितने जोश से पत्थर आसमान में फेंकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हमें दिखाई देते हैं, और साइंस कम्युनिकेटर्स के जो रोल हैं वो यही हैं कि हमारे डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की, प्रिंट मीडिया की बात है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की बात है, वो जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ जो रिसर्च हो रही है, जो संचार हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं, उनमें किस तरह से जो साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, मरीन साइंस, स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी की बात, इंजीनियरिंग की बात, किस तरह से कंप्यूटर साइंस की बात हमारे टारगेट ऑडियंस तक सही समय में पहुंच जाए। आज देखें, हम विदेशी सोर्सेज से हमारे अखबारों में, चैनल्स में खबरें आती हैं। आप गूगल सर्च करेंगे तो विदेशों की खबरें आपको मिल जाएंगी। क्या कारण है कि हिंदुस्तान के समाचार उतने आपको नहीं मिल पाते? कारण यही है कि आज इतना प्रयास होने के बावजूद भी हमारे प्रयोगशालाओं में, हमारे वैज्ञानिक संस्थानों में विज्ञान संचारकों को के लिए मौके कम हैं। उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत है और हमारे मीडिया को समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से विज्ञान पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। विज्ञान नीरस या उबाऊ विषय नहीं है। विज्ञान में बहुत दिलचस्पी लोग ले सकते हैं अगर आपको साइंस कम्युनिकेट करना आ जाए, विज्ञान को संचारित करना आ जाए, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं।
उसके अलावा साइंस म्यूजियम हमारे देश में करीब 50-55 विज्ञान के संग्रहालय हैं, विज्ञान के केंद्र हैं, पर्यावरण से जुड़े एनजीओज हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एस्टेब्लिशमेंट हैं, बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे मौके हैं विज्ञान से जुड़े इन विज्ञान संचारकों के लिए। लेकिन इन मौक़ों को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में। हमारे जो मिशन स्पेस के हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के हैं, वहाँ एक कैंपेन मोड की ज़रूरत है और वहाँ इन विज्ञान संचारकों के लिए बहुत सारे अवसर मुझे लगता है कि बनाए जा सकते हैं और उनमें बहुत सारा कम्युनिकेशन किया जा सकता है। फोकस ऑफ साइंस कम्युनिकेटर्स, विज्ञान संचारकों का फोकस जो है वो क्या होना चाहिए कि ऐसी स्किल डेवलप की जाए, ऐसी पात्रता विकसित की जाए to quickly locate scientific content on issues relevant to the specific target audience। अगर एक शोध पत्र विज्ञान संचारक पढ़ता है तो तुरंत उसी समय वो ये ढूंढ पाए, वो लोकेट कर पाए कि क्या ऐसी वैज्ञानिक जानकारी है जो तत्काल हम वहां से निकाल कर अपनी खबर बना सकते हैं, समाचार बना सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। स्ट्रक्चर द कंटेंट इन कॉम्प्रिहेंसिबल एंड एंगेजिंग वेज। हम अपने जो सूचनाएं निकालें अपने शोध पत्रों से, किस तरह से उनको हम इस एक एंगेजिंग वे में ऐसे व्यवस्थित करें कि दर्शक उसमें दिलचस्पी ले। आइडेंटिफाई एंड इमीडिएट यूज ऑफ टूल्स, ट्रिक्स एंड टिप्स टू कवरिंग इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। अगर हम अपना खेती बाड़ी का कोई समाचार दे रहे हैं तो वो किसानों के लिए है, तो किसानों के हित की बात की जाए, किसानों के खेत की बात की जाए, किसानों की मिट्टी की बात की जाए, उसके बाद वो वैज्ञानिक जानकारी उसको दी जाए। अगर वो सीधे सीधे शोध की जानकारी शोध की भाषा में हम किसानों को देंगे तो शायद किसान उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो ये बहुत सारे जो फोकस होता है इन कोर्सेज में, एक जो अलग बनाता है विज्ञान संचारक को एक वैज्ञानिक से या एक आम पत्रकार से, वो यही कि किस तरह से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एंगेजिंग वे में कॉम्प्रिहेंसिबल बनाकर पेश किया जाए कि आम जो हमारा लक्ष्य समूह है उसको वो वैज्ञानिक जानकारी समय रहते मिल जाए, उसको वो आत्मसात कर सके, उसको वो डाइजेस्ट कर सके, उसको मजा आए वो पढ़ के, तो हम अपनी बात भी हमारी कम्युनिकेट हो जाए। तो इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो साइंस कम्युनिकेटर है वो कैटलाइज करता है इंटरैक्शन बिटवीन द जर्नलिस्ट एंड साइंटिस्ट। अगर किसी लैब में साइंस कम्युनिकेटर काम कर रहा है तो वो जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट के बीच जो इंटरैक्शन की कमी है उसको बढ़ाने का काम करता है, जो बहुत ज़रूरी है कि हमारे वैज्ञानिक पत्रकार को समझें और पत्रकार वैज्ञानिक को समझे। अक्सर ये देखा गया है कि वैज्ञानिक पत्रकार को बहुत सारे रिसर्च दे देते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर दे देते हैं और वो पत्रकार उन पेपर्स को पढ़कर कुछ नतीजा नहीं निकाल पाता। एक रिपोर्टर के पास, एक मीडिया पर्सन या एक प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी के पास समय नहीं होता, उसको बहुत सारे न्यूज़ कवर करने होते हैं, बहुत कम समय में उसको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो वैज्ञानिक को भी चाहिए कि वो उसके समय के हिसाब से उसके कॉलम में स्पेस है अखबार में या टीवी के न्यूज़ में जो उसके समय निर्धारित है 1 मिनट या 2 मिनट, उसके हिसाब से वो कंटेंट देकर उसकी मदद करे। और पत्रकार को भी वैज्ञानिक की भाषा, उसकी शब्दावली, उसका रिसर्च, एक बेसिक जानकारी जो है वो अवश्य होनी चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें भी इन कोर्सेज में बताई जा रही हैं कि कैसे ये दो वर्ग आपस में मिले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज टू बी कम्युनिकेटेड एंड नीड पब्लिक अटेंशन। ये बहुत ज़रूरी इश्यूज़ हैं जो न केवल एक साइंटिस्ट बल्कि साइंस कम्युनिकेटर और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग विज्ञान संचार करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। व्हाट आर द इश्यूज दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड। अगर हम एक लैब में काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चैनल में काम कर रहे हैं, तो हमें उन मुद्दों का चयन करना होगा जिनमें संचार की आवश्यकता है। वो मुद्दे, अगर हम विज्ञान संचार की बात करें तो वो ग्लोबल वार्मिंग की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है, अल नीनो या ला नीना की बात है, या हमारे जो आपदाएं आ रही हैं उसकी बात है, हमारे बीटी टेक्नोलॉजी की बात है, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, हमारे आईटी इंडस्ट्री की बात है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। नंबर 2, Are we trying to give people information, change their attitude or alter their behavior? हम अपने लोगों में केवल सूचनाओं का संप्रेषण करना चाह रहे हैं, उनका सोचने का तरीका
उनका एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं, दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं, या उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये भी हमको सोचना होगा अपने संचार के दौरान। और डू वी वांट टू एंगेज आवर टारगेट ग्रुप विद टू वे कम्युनिकेशन, या सिंपल अथॉरिटेटिव वे में कि हाँ मैं वैज्ञानिक हूं और मेरी बात सुनो और मानो? क्या हम सिर्फ इतना करना चाहते हैं, या हम दो तरफा संचार करना चाहते हैं कि हम जो कहें वो सुने और उस पर रिएक्ट करें और उनकी रिएक्शन का हम जवाब दें? तो हम किस तरह का संचार चाहते हैं, ये भी हमें निर्धारित करना होगा। और आर आवर कम्युनिकेशन गोल्स क्लियर, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल? हम अपने जो हमारे कम्युनिकेशन के गोल हैं वो अचीवेबल हैं, उनमें हम अचीव कर पाएंगे कुछ? और आर दे टू एम्बिशियस और टू वीक, ये बड़े कमज़ोर हैं या महत्वाकांक्षी हैं? तो ये सारी चीज़ें किसी भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का बेसिक स्ट्रक्चर है, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये क्लियर है तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका साइंस कम्युनिकेशन क्लियर होगा। आप अपने टारगेट ऑडियंस तक अपनी बात बहुत स्पष्टता के साथ पहुंचा पाएंगे, ये मान के चलें। नो द टारगेट ऑडियंस। अब आपका टारगेट ऑडियंस है कौन? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, खास तौर पे वैज्ञानिक समुदाय के मद्देनजर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस कम्युनिकेटर्स की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं। तो साइंस कम्युनिकेटर मस्ट बी केयरफुल अबाउट टारगेट ऑडियंस टू होम मैसेज इज टू बी डिलीवर्ड और टू बी कम्युनिकेटेड। इन एडिशन टू द जनरल पब्लिक, जो हमारे टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं? पॉलिसी मेकर्स, जो ये डिसाइड करते हैं कि पर्यावरण पे कौन से कानूनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाने चाहिए या नहीं चाहिए। कम्युनिटी लीडर्स, समाज के जो लीडर्स हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। इंडस्ट्री लीडर्स, फार्मर्स, पंचायत के सदस्य, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ, महिलाएं, यूथ और आम आदमी। तो ये सारे हमारे टारगेट ग्रुप हैं। तो हम ये जान लें कि हम जब विज्ञान का संचार कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। और ये भी इन विज्ञान संचार के पाठ्यक्रमों में बहुत प्रबलता के साथ बताया जाता है, क्योंकि ये देखने में बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन यही एक फॉर्मूला है। अगर हम अपने टारगेट ऑडियंस को जानते हैं, खास तौर पे विज्ञान संचार में, जहाँ पे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो उसको कौन समझेगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन, या वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला में बैठा है, या टीचर जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर एक आम आदमी या किसान नहीं समझेगा। तो हमें E इज इक्वल टू MC स्क्वायर कैसे समझाना है, क्यों समझाना है, किसको समझाना है, तो ये समझने की जरूरत है। और यही कुछ बातें इन विज्ञान संचार पाठ्यक्रमों में बहुत विस्तार से पढ़ाई जा रही हैं। यहां कुछ ओवरव्यू देने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप, साइंस कम्युनिकेटर मस्ट एक्सेस देयर नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। हम जो भी विज्ञान संचार करें अपने ग्रुप में, अपने लक्ष्य समूह में, उसके बाद हम फीडबैक के जरिए, सर्वेक्षण के जरिए, पूछताछ के जरिए उनके ज्ञान में कुछ, उनमें सोचने का तरीका चेंज हुआ क्या, कुछ व्यवहार में परिवर्तन हुआ, कुछ उनकी दिलचस्पी बढ़ी क्या विज्ञान में, तो ये सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे तो हमारा साइंस कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होगा। हम जब अगली बार फील्ड में जाएंगे, जब अगली बार हम साइंस कम्युनिकेट करेंगे तो हम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो कुछ ये बिंदु भी हमको ध्यान में रखने हैं। और हमारा जो संदेश है, जो वैज्ञानिक मैसेज है, वो बहुत सिंपल, आसान शब्दों में शॉर्ट होना चाहिए। अगर वो जटिल होगा, तकनीकी शब्दावली उसमें होगी, तो आम आदमी उसको नहीं समझ पाएगा। तो हम जार्गन, जो हमारे तकनीकी शब्द हैं, उनका प्रयोग कम से कम करें, और अगर करें तो उसको हम स्पष्ट तौर पे समझा दें। और साइंस कम्युनिकेटर मस्ट बी प्रिपेयर टू वेरी द मैसेज डिपेंडिंग अपॉन दी पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस। जो मैंने बताया, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर हमारा टारगेट ऑडियंस समझेगा वैज्ञानिक या विज्ञान के विद्यार्थी, और अगर उसको हमें सरलीकृत करना है तो फिर हमें उदाहरण देते हुए समझाना पड़ेगा और हमें यह भी समझना है कि क्या वो विषय हमारे आम आदमी के लिए आवश्यक है क्या। तो हमें विषयों के चयन में भी सावधानी रखनी है कि हम किस पाठक या दर्शक या श्रोता के लिए कौन से विषय लेकर सामने आए। The message must be realistic and focus on the behavior or actions that are relevant and they can actually pursue. So, more efforts are required by scientific institution and media industry to provide space to train science communicator. बहुत ज़रूरी है कि साइंस कम्युनिकेशन के अम्ब्रेला के अंदर साइंस जर्नलिज्म, विज्ञान पत्रकारिता की बात की जाती है, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर, रैशनैलिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग
और स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे मीडिया में हमारे न्यूज़ ड्रामेटाइज तरीके से पेश किए जाते हैं। हाल ही में हमारे मीडिया में कड़कड़डूमा की अदालत जो कोर्ट है उसमें एक भूत आ गया है, ये किस्सा उड़ा दिया गया कि रात के 12 बजे या 1 बजे कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते हैं। एक कोई लाइट है, वो लाइट चल के आती है और कंप्यूटर को ऑन कर देती है। बहुत से पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आ गए। उन्होंने तरह तरह के फ्रीक्वेंसी, तरह तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तरह तरह के रेडिएशन को रिकॉर्ड किया। उसके बाद उन्होंने उसको भूत का दर्जा दे दिया। तो इस तरह के खबरों से बचने की ज़रूरत है। इस तरह का अवैज्ञानिक, अतार्किक संचार से बचने की ज़रूरत है और इस तरह के प्रसारणों पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ एक रोल विज्ञान संचारक का, जो वैज्ञानिक विज्ञान संचार करना चाहते हैं, उनका रोल सामने आता है कि वो सामने आएँ और इस तरह की जो चीज़ें अंधविश्वास से जुड़ी हुई हैं और उनको और आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, उस पर विराम लगाया जा सके। समाचारों को सनसनीखेज ना बनाएं। हमारे जो मीडिया के लोग इस समय ये चर्चा सुन रहे हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि हम विज्ञान को विज्ञान की भाषा में, आम भाषा में समझाएं, लेकिन उसको भूत प्रेत बनाने का प्रयास ना करें। ऐसी खबरों से और अफवाहें और नकारात्मक संदेश समाज में जाता है, क्योंकि ये चीज़ें बेबुनियाद हैं, इनकी कोई कहीं बेस नहीं है। और हम ड्रग रिसर्च की बात करें, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, हम अर्थ साइंस की बात करें, देयर इज़ ए नीड टू कम्युनिकेट दिस नॉलेज टू द मासेस एंड टू मेक देम अवेयर ऑफ दीज। बहुत ज़रूरत है कि हम विज्ञान पत्रकारिता में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को 2 साल के पाठ्यक्रम में, वो अलग अलग विषयों में जो विज्ञान के विषय हैं उनमें पात्रता का विकास होता है, उन विषयों की जानकारी दी जाती है और उन विषयों को कैसे कम्युनिकेट करना है। विज्ञान पत्रकारिता के थ्रू, जनसंपर्क के जरिए, विज्ञान फिल्म के जरिए, रेडियो कार्यक्रमों के जरिए या मीडिया के किसी भी वेब मीडिया के जरिए या फोक मीडिया के जरिए, तो जो भी माध्यम हमारे पास हैं उसमें कैसे आपको इन वैज्ञानिक विषयों को सामने लाना है। हमारी साइंस पॉलिसी देश में क्या है, बहुत सारे विषय इसमें पढ़ाए जाते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? Despite the spread of scientific awareness, people weakness for tradition and superstition prevails। जो अभी मैंने बात की, जो हमारे अंधविश्वास चले आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम साथ लेकर चल रहे हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। जो सूर्य ग्रहण की हमने बात की, उससे जुड़े अंधविश्वास, खगोलीय घटनाओं से जुड़े अंधविश्वास, हमारी राशियों में हम बंधे रहते हैं उससे जुड़े अंधविश्वास, बहुत सारे टोने टोटके हम करते हैं उससे जुड़े अंधविश्वास, उससे निजात पाने की ज़रूरत है। उससे हम बहुत दूर आ गए हैं, हम पढ़े लिखे समाज में आते हैं, हम विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा विज्ञान संचारक, विज्ञान संपर्क कर्मी अच्छी तरह से अपने समाज को बता सकता है, इनसे दूर रहने के लिए उनको सावधान कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ और आती है, जो दिक्कत है वो है भाषा। भारत भाषाओं का देश है। यहाँ 22 जो है सरकारी भाषाएं जो हमारे गजट में दी गई हैं, उसके अलावा 500 के लगभग यहाँ लिविंग लैंग्वेजेस हैं। तो उन उपभाषाएं, बोलियां, और ऐसे देश में हम विज्ञान संचार की जब बात करते हैं तब ये सबसे बड़ा चुनौती आती है कि हम केवल अंग्रेजी में या केवल हिंदी में विज्ञान संचार नहीं कर सकते। हमारे जो विज्ञान के आंकड़े हैं, विज्ञान की शब्दावली है, विज्ञान की परिभाषाएं हैं, विज्ञान का शोध है, वो अंग्रेजी में उपलब्ध होता है। विज्ञान के रिसर्च पेपर अंग्रेजी में उपलब्ध होते हैं। हम क्यों नहीं ऐसा प्रयास करते कि विज्ञान के शोध पत्र हिंदी में लिखे जाएं? जैसे कि चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं कि निस्कियर जो संस्था है या विज्ञान परिषद प्रयाग इलाहाबाद जो हिंदी में शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रही है, क्यों नहीं इसको बढ़ावा दिया जाता? क्यों नहीं तमिल भाषा में हम शोध पत्रों का प्रकाशन करते? क्यों नहीं कन्नड़ या हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में, प्रांतीय भाषाओं में हम शोध पत्रों का प्रकाशन क्यों नहीं करते? एक शोध पत्र का प्रकाशन जब क्षेत्रीय भाषा में होगा तो शायद आम आदमी की, बच्चे की भी दिलचस्पी बढ़ेगी कि हाँ, ये मेरी भाषा है, चलो इसको पढ़ के देखते हैं, इसमें कुछ हो सकता है कि 1-2 बातें मुझे मिल जाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, हिंदी के संग क्षेत्रीय भाषाओं में हम विज्ञान के शोध को बढ़ावा दें। जर्मनी, जापान, फ्रांस, रशिया आज से नहीं, सदियों से अपनी भाषा में शोध कर रहे हैं और बेहतर शोध कर रहे हैं। अनुवाद हो सकता है, अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके आप दुनिया को अपने शोध के बारे में बता सकते हैं।
और भी चुनौतियाँ जो साइंस कम्युनिकेशन कोर्सेज इन हायर एजुकेशन हैव बीन एस्टैब्लिश इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ लास्ट 15 ईयर्स, बट टिल डेट हमारे न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों में जो मौके मिल रहे हैं विज्ञान संचार को लेके, वो बहुत कम मौके हैं। उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी प्रयोगशालाओं में विज्ञान संचारकों की नियुक्तियां करने की ज़रूरत है। प्रयोगशालाओं में विज्ञान संचारों के विभाग, विज्ञान संचार यूनिट और मीडिया डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री को हम साइंस कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग कर सकें और इन विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। लेकिन स्थिति अभी ख़राब भी नहीं है। आज की तारीख में लगभग देश भर में जो मेरे पास एक लमसम एक आंकड़ा है कि 1000 के करीब बच्चे इन यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं और सब के सब अच्छे जॉब में, सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में, टीवी चैनल्स में, अखबारों में, पीआर एजेंसीज़ में, कॉरपोरेट सेक्टर में इंगेज्ड हैं, एनजीओ सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और अच्छा करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ आवश्यकता ऐसे लोगों की है जो साइंस पब्लिक में कम्युनिकेट कर सके। और हु कैन कम्युनिकेट साइंस टू द पब्लिक, ये भी जानने की चीज़ है। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैव लिमिटेड स्कोप फॉर साइंस आउटरीच और साइंस कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट इन्वॉल्व इन रिसर्च, वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में तल्लीन रहता है और साइंटिस्ट या सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो जनरली पब्लिक से कम्युनिकेट नहीं करता। वो कॉन्फ्रेंस में अपना पर्चा पढ़ता है और सेमिनार में लेक्चर देता है। तो हमारा जो साइंस कम्युनिकेटर है वो वैज्ञानिक को आम भाषा में, आम लोगों के लिए वहाँ से चीज़ें निकाल के लाता है। और बहुत कम वैज्ञानिक हैं हिंदुस्तान में जो आम लोगों के लिए लिख रहे हैं। वैज्ञानिकों को चाहिए कि वो अपने रिसर्च के साथ अपने रिसर्च की बात आम भाषा में, पत्रिकाओं में, मैगजीन में, अखबारों में भी अधिक से अधिक दें। उनकी तादाद अभी बहुत सीमित है, बहुत कम है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद इसी कमी को पूरा करने के लिए ये कोर्सेज जो डिज़ाइन किए गए हैं कि विज्ञान संचार पे लोग काम करें, विज्ञान को लिखना शुरू करें, जो हमने बातें बताई। और सिचुएशन अब बदल रही है। ट्रेंड साइंस कम्युनिकेटर यूनिवर्सिटी से निकल कर सामने आ रहे हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन इन साइंस कम्युनिकेशन हैज़ बीन इनिशिएटेड टू प्रोवाइड ट्रेंड मैन पावर इन मीडिया। और हमारे जो वैज्ञानिक संस्थान हैं उनमें भी धीमे धीमे इस चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं मीडिया में और साइंस में, उनको भी सोचना होगा कि किस तरह से हम इन साइंस कम्युनिकेशन की जो हमारी ट्रेंड मैन पावर है उनके लिए हम जॉब दे पाएँ, उनके लिए हम नए रोज़गारों का सृजन करें। ये भी बहुत आवश्यक है। अगर कोई पॉलिसी होल्डर इस परिचर्चा को देख रहा है तो मैं चाहूँगा कि इन पाठ्यक्रमों में जो यूनिवर्सिटीज़ में चलाए जा रहे हैं वहाँ वो संपर्क करें, तो उनको आप पाएंगे कि किस तरह का पोटेंशियल इन बच्चों में जो साइंस कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं उनमें आपको दिखाई देगा। और एक बहुत बड़ा गैप जो देश में है, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ, उसको हम काफ़ी हद तक दूर करने में कारगर हो पाएंगे। और इसके अलावा वाई साइंस कम्युनिकेशन कोर्सेज आर सिग्निफिकेंट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ हायर एजुकेशन। ये वाई इसलिए ज़रूरी है बताना कि अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि एक साइंटिस्ट जो लैब में काम कर रहा है वो भी एक अच्छा विज्ञान संचारक हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक अच्छा विज्ञान संचारक नहीं हो सकता, लेकिन शर्त यह है कि उसको विज्ञान संचार करना, विज्ञान लेखन में रुचि हो, विज्ञान संचार करना आता हो। क्योंकि अगर वो आम भाषा नहीं जानता, आम लेखन शैली नहीं जानता, तो वो शायद विज्ञान का संचार नहीं कर पाएगा। जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है इन एकेडमिक कोर्सेज के वो क्या हैं? टू इम्पार्ट द बेसिक साइंस कम्युनिकेशन स्किल एंड टेक्निक्स, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली थ्रू डिफरेंट मीडिया विद ए व्यू टू स्टिमुलेट साइंटिफिक आउटलुक, to update their knowledge and competency in various functional areas of science communication, S&T policy and setup, science news reporting and writing, to provide understanding of science outreach in R&D sector, corporate houses and media industry, and to provide them hands-on experience. सतत उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, काम के दौरान उनको इंटर्नशिप कराई जाती है कि किस तरह से आप प्रयोगशालाओं की चीज़ें निकाल कर आप मीडिया में देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, और इसके जो खास जो साइंस कम्युनिकेशन कोर्सेज जो हैं वो इनकरेज डिस्कशन ऑफ साइंस। विज्ञान में जो संवाद की आवश्यकता है, परिचर्चा की आवश्यकता है। कैन ए साइंटिस्ट एवर बी श्योर ही शी हैज़ फाउंड द ट्रुथ? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड आर्ट? What role do scientists have in science communication? Why there is national debate over a scientific issue, for example, climate change or nuclear power? And what can we expect from our media or from the public outreach department or the research center involved in those issues? तो ये सारे प्रश्न विज्ञान को
केवल विज्ञान या प्रयोगशाला का विषय नहीं, विज्ञान को एक संचार के विषय में आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस्टेब्लिश कर दिया है। और मैं कुछ अंतिम स्लाइड अगर समय हो तो मैं ज़रूर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो सिलेबस है। आप ये भी जानना चाहेंगे कि इसका सिलेबस क्या है इन कोर्सेज़ का, इन कम्युनिकेशन के कोर्सेज़ का। तो इनमें फंडामेंटल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, विज्ञान संचार या विज्ञान पत्रकारिता के जो फंडामेंटल हैं वो पढ़ाए जाते हैं। विज्ञान का इतिहास और उसका फिलॉसफी पढ़ाया जाता है। एथिक्स, लॉज, अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू जर्नलिज्म एंड साइंस कम्युनिकेशन, साइंस जर्नलिज्म इसका हिस्सा है। पॉपुलर साइंस राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिकेशन लेबोरेटरी, हेल्थ कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ साइंस न्यूज लेटर्स, मीडिया मैनेजमेंट फॉर साइंस कम्युनिकेशन इत्यादि। बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जो इसमें एडवर्टाइजिंग है, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया, साइंस फिल्म मेकिंग, साइंस रेडियो प्रोग्रामिंग, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन, साइंटिफिक फोटोग्राफी फॉर रिसर्च जर्नल्स एंड मैगजीन्स, एंड साइंस कैसे लोकप्रियकरण किया जाए, कॉरपोरेट हाउसेस में एक साइंस कम्युनिकेटर की क्या भूमिका हो सकती है इत्यादि। और मैं समझता हूँ कि कुछ जी, क्योंकि समय हमारे पास अब बहुत ज़्यादा कम बचा है, पर जिस तरीके से आपने बताया कि अगर आप में अगर ये जज्बा है, आपने अगर ये जोश है कि जो भी साइंस में घटित हो रहा है देश दुनिया में, आप उनको लोगों तक पहुंचाएं और जर्नलिज्म का सहारा लें, तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स ने हमारे इस लेक्चर को इस वक्त देखा होगा या आगे यूट्यूब पर हमें देखेंगे, तो निश्चित ही वो ये सोचेंगे कि किस तरीके से वो जर्नलिज्म के माध्यम से साइंस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएं। तो निमिष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम जानकारी आपने हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।